तो आज हम बात करने वाले हैं जो फिज़िक्स में आपको मैथमेटिक्स का यूज होता है उसका, और कुछ ग्राफ भी लेंगे इसमें। और पहले चैप्टर से पहले फिज़िक्स में पहले चैप्टर के पहले जो चीज़ों का यूज होता है जनरली उनकी बात करेंगे, फिर उसके बाद पहले चैप्टर से आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो भी आपको यूज होना है, जितने भी फिज़िक्स में मैथ का यूज होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण से, जिसकी हमें ज़रूरत कई जगह पड़ती है और सब लोग इसे जानते भी होंगे। मुख्य रूप से मुझे एक ग्राफ वाला पोर्शन और चीज़ों को देखना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र भी सबको पता होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये होता है, ठीक है। मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, ये गुणनफल होता है, ये योगफल है। समांतर श्रेणी भी आपने 10th में पढ़ी होगी। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, गोचर श्रेणी और बाइनोमियल अजम्पशन जरा इसकी बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है पहले आपका मैथ के सिलेबस में ये था बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स वाला, इसको बोलते हैं एनी इंडेक्स, यानी कोई भी पावर हो। लेकिन इस समय आपके कोर्स में जो है उसमें 1 प्लस n में n को ये सिर्फ इंटीजर नंबर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ये वाला है। तो इसका प्रसार शायद पढ़ा भी होगा मैथ वाले बच्चों ने, nc0 nc1 x घात n माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस ए कहा, सॉरी। तो इस तरह होता है। अब हमें एक अजम्पशन देखना है कि यहाँ कोई भी पावर हो, n 1 रियल नंबर हो, और बाकी 1 बनाने के लिए यहाँ पे हम a को कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस एक्स घात n को, अगर n आपका कोई भी रियल नंबर है, फ्रैक्शन भी चलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, और आगे वाले टर्म भी आते हैं उनको हम 0 मान लेते हैं। तो जो भी पावर यहाँ उसका यहाँ गुणा हो जाएगा। ये काफ़ी जगह लगेगा आपको, जैसे फिजिक्स में आप बात करें तो ये वृत्ति त्वरण है, h ऊंचाई जाने पर ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर हमें इसे और सॉल्व करके लिखना है, और इस कंडीशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे कि h/r लेस देन 1 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं g डैश बराबर g इंटू, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा, और -2 पावर का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब h/r 1 से छोटा हो। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, इसका यूज होता है काफ़ी जगह। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या। और ये चाप दिखाया है जिसकी लंबाई l है, तो त्रिज्या r है। तो यहाँ पे बदलने के लिए दिया, रेडियन को आपको अंश में बदलना हो, और तो ये लगभग इतने के बराबर होता है। 1 रेडियन में 57.3 अंश, एक अंश में पाई बटे 180 रेडियन, यानी अंश से रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे। और 1 मिनट में 1/60 अंश, और 1 सेकंड में 1/60 मिनट, ये जानते हैं मिनट और सेकंड वाला। अंश को रेडियन में ये वाला आपका यूज होता है। अगर हमें अंश से रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 से गुणा हो जाएगा। जैसे 30 अंश को रेडियन में बदलना है तो इसको हम लिखेंगे 30 अंश, 30 गुणा पाई बटे 180 अंश, तो अंश से अंश कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका पाई/6 रेडियन। ये वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। और ये साइन चतुर्थांश वाला ज्ञान है, कहाँ चेंज होता है कहाँ नहीं। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो अवकलन का, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होता है 11th वाले बच्चों के लिए। तो अभी फिलहाल कुछ ही रूल याद रखें कि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, dy/dx ऑफ एनी कांस्टेंट है, एक्स वाई नहीं है उसमें, तो इसका अवकलन हमेशा होगा 0। अगर दो फलन प्लस में है तो सबका अलग अलग हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट का गुणा है तो उसको बाहर करेंगे, सिर्फ यू का होगा।
तो अगर प्लस में कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और इस सूत्र का यूज होगा आपके एक्स घात एन का। अभी हम इनके थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी डिफ्रेंशिएशन है, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसका सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये लॉग एक्स का 1/x, ई घात एक्स का ई घात एक्स होता है। अवकलन समाकलन दोनों। ये आगे समाकलन के कुछ सूत्र हैं। अब यहाँ से आती है बात ग्राफ वाली। तो ग्राफ का सबसे ज़्यादा यूज होता है, कहीं भी ग्राफ का क्वेश्चन आपका बन सकता है किसी भी रिलेशन में। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसके किसके बीच ग्राफ खींचना है, और उनको वेरिएबल मान के फिर देखना है कि किस कर्व को फॉलो करेगा। अगर कोई लीनियर ग्राफ है तो किस रूप में वो चेंज हो रहा होगा, mx + c। तो सरल रेखा का ग्राफ बनाना हम जानते हैं, और 2 पॉइंट पता करके उसको मिला देते हैं सीधे। और इसमें खास बात यह है कि अब आपको सीधे सीधे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ v = u + at, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ मैं आपसे कहूँ कि v व t के बीच ग्राफ खींचिए, v या t के बीच ग्राफ। तो यहाँ पे v और t के बीच है, तो एक अक्ष पे अब हमें y और x की जगह क्या लेना होगा, एक जगह x अक्ष पे t लेना होगा और यहाँ v लेना होगा। एक तरह से ये y का काम करेगा और ये x का काम करेगा। तो इसको उस रूप में अगर हम लिखना चाहें तो v = at + c, तो ये c है हो जाएगा आपका, और ये जो a दिख रहा है ये m हो जाएगा। ये x के बराबर माना है, ये y की तरह चलेगा। तो अगर हम यहाँ देखें v = u + at में, तो जो a है, a आपको शो कर रहा है प्रवणता को, m के बराबर है, और जो u है ये c को शो कर रहा है, यानी y पे कटा हुआ अंतःखंड, और v y x पे नापा गया। तो इसका हम ग्राफ भी बनाना चाहें अगर, और u को हम पॉजिटिव माने और समय को धन लें, तो ये इस तरह बनेगा, क्योंकि t = 0 पर v का मान u होगा, ये पॉइंट होगा 0 u, और इस तरह बढ़ता जाएगा। तो ये समय अक्ष हो जाएगा, ये वेग अक्ष हो जाएगा। अगर सिर्फ हमें खींचना होता v = at का, तो ये c 0 हो जाता, यानी u का मान 0 होता, तो उस केस में ग्राफ ऐसे आता। और यहाँ पे जो प्रवणता है, इसमें प्रवणता से मिलेगा हमें त्वरण। तो अभी आपको फिलहाल कर्व याद रखना है, और कभी भी आपका स्ट्रेट लाइन हो तो इस तरह हो जाएगा, y = mx रूप का है तो ओरिजिन से बनेगा। और अगर x समानुपाती y² है और एक होता है y² समानुपाती x, या इसी को हम कह सकते हैं y समानुपाती √x, इसका पैराबोला बनेगा ये वाला, और इसका ये वाला पैराबोला बनेगा, क्योंकि आपको याद रखने, ये हो गया, ये हो गया। अति परवलय का भी काफ़ी यूज है। अति परवलय में आपका इस तरह रहेगा, जैसे बायल का नियम होता है। बायल के नियम में PV बराबर क्या होता है, नियतांक। अगर बायल के नियम के लिए मैं P और V का ग्राफ खींचना चाहूँ, तो आप यहाँ पर नियत होता है, बायल के नियम में T नियत होता है, तो PV = कांस्टेंट का ग्राफ अगर आपको खींचना हो P और V का बायल के नियम के लिए, तो अति परवलय आता है, ये इस तरह बनेगा। अच्छा, ये जो बना है, यानी जब भी x y = नियत, यहाँ PV = नियत है, तो PV की जगह x y की जगह PV आएंगे यहाँ। ये वृत्त का है, ये दीर्घवृत्त का है। दीर्घवृत्त में क्वेश्चन भी इस साल JEE में पूछा गया था, जो SHM होता है, सरलावर्त गति, अभी आगे पढ़ेंगे आप। SHM में वेग और विस्थापन के बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है, वेग v, यहाँ पे v वेग है और ये x है आपका विस्थापन, ये वेग है, ये आयाम होता है ओमेगा कोणीय वेग। तो इस v और x के बीच ग्राफ खींचा गया था, और ये ग्राफ यहाँ पे आएगा दीर्घवृत्त ये। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको पहले हम v और x को उस रूप में लिखना चाहेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो ओमेगा किसका अंदर गुणा कर दीजिए। अब इसको ट्रांसफर करिए, x और v को एक तरफ लाइए। अब यहाँ 1 बनाना होता है, तो ये स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से भाग दे दीजिए। तो ये आपका दीर्घवृत्त यहाँ से दिख रहा है, देखिए ये x² / a² y² / b² रूप का है,
और ये इस तरह बनता है दीर्घवृत्त, ये हो जाएगी। और अगर ये वाला कोएफिशिएंट बड़ा है, बी अगर बड़ा है तो बी बड़े में ये वाला बनता है, लेकिन उसको कहेंगे दीर्घवृत्त। बस आपको दीर्घवृत्त नाम पूछा गया था कि ये किस कर्व को फॉलो करेगा, यानी ये पूछा था कि SHM में वेग और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचते हैं तो कौन सी आकृति बनती है, तो आप लिखेंगे दीर्घवृत्त। ये मैक्स मोमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश की है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ वेक्टर से। तो वेक्टर मुख्य रूप से आपको समझना है, और वेक्टर आपका ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये मैथ फिजिक्स दोनों में होता है। मैथ्स में भी काफ़ी वेक्टर 3D से क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स में भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स और गणित दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप जितना अच्छा ढंग से सीख सकते होंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर होंगी। कुछ परिभाषाएं हैं जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। अदिश राशियाँ जिसमें केवल परमाणु दिशा ना हो, कुछ उदाहरण दिए हैं, दूरी, द्रव्यमान, चाल, समय, घनत्व, ये सब अदिश। सदिश राशियाँ जिनकी दिशा होती है, वेग, त्वरण, बल, संवेग, और भी जोड़ सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, बलागुण, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ मैंने यहाँ लिख दी हैं। वैद्युत क्षेत्र, ये सेकंड पेपर में पढ़ेंगे आप। द्विध्रुव आगमन, पी का मान ये सतत होता है। और तो चलिए ये कुछ उदाहरण हो गए। अब सदिश का निरूपण कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं। तो सदिश को ये लिखते हैं इस तरह से। अगर हमें सदिश ए का परमाणु लिखना है तो मॉड लगा देते हैं उसमें। ये पूरा कहलाता है सदिश ए का परमाणु, यानी मॉड वेक्टर ए। या सिर्फ ए लिख देंगे तो भी ये परमाणु को शो करेगा, तीर नहीं लगाएंगे। और ये बराबर होता है तीर की लंबाई के, तीर की लंबाई के बराबर होता है। जैसे इस फिगर में पी की लंबाई जो होगी वो सदिश ए के परमाणु के बराबर होगी। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए का जो परमाणु है वो लेंथ पी क्यू के बराबर, लंबाई पी क्यू के बराबर होगा। अब किसी भी एक ही दिशा में एकक सदिश निकालना हो, किसी भी दिशा का एकक सदिश निकालना हो, तो इसका सूत्र भी याद रखना कि किसी सदिश, कोई भी सदिश हो, किसी सदिश की दिशा में एकक सदिश ये बराबर होता है सदिश बटे सदिश का मापांक। तो सदिश में उसकी मापांक, जैसे कोई वेक्टर ए है तो इसकी दिशा में ए की दिशा में एकक सदिश हमें निकालना है। ये होगा आपका वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। अब आते हैं सदिश के प्रकार। समांतर सदिश, समान सदिश, प्रतिदिश सदिश। तो सबसे ज़्यादा यूज समांतर सदिश का होगा, जरा इसके बारे में और समझते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, ये समांतर सदिश है। तो ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा समान हो, या दो समांतर सदिशों के बीच का कोण हमेशा क्या होता है, 0 अंश। इस तरह होंगे ये फिगर बना। तो यहाँ पे बस एक खास बात है कि दिशा तो दोनों की सेम है लेकिन परमाणु अलग अलग है। तो अगर हम इनमें कोई रिलेशन लिखना है तो ये सबसे खास चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इसका यूज है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी यहाँ पे समांतर दिख रहे हैं, देखिए ए समांतर बी है इस चित्र में। तो अगर हम इन्हें बराबर करके लिखना चाहें, देखिए दो सदिश कब बराबर होते हैं, ये समान सदिश की डेफिनेशन है कि जब उनका परमाणु और दिशा समान हो तो समान सदिश कहलाते हैं, उन्हें ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये समान, इनकी दिशा भर समान है, परमाणु समान नहीं। अगर हम इन्हें बराबर में लिखना चाहते हैं तो अगर हम इसका परमाणु बढ़ा दें लैम्डा ए का, कोई लैम्डा का गुणा करके, तो इसके बराबर हो सकता है। तो दो समांतर सदिशों को हम हमेशा इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अगर बी के हिसाब से लिखना है तो हम लिखेंगे वेक्टर बी बराबर लैम्डा ए, और ए से लिखना है तो बी हम कह सकते हैं ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी, यहाँ कैपिटल ए है। इस तरह अगर हम फिगर के बिना तो हम लैम्डा के बारे में ही बता सकते हैं। अगर पहले फिगर में हम देखें तो ए का परमाणु छोटा है तो लैम्डा का मान 1 से बड़ा होगा, तभी परमाणु, इस केस में लैम्डा का मान हम यहाँ से कह सकते हैं 1 से बड़ा होगा, और इस केस में लैम्डा का मान 1 से छोटा होगा। लेकिन हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि यदि दो सदिश समांतर हैं तो उन्हें हम हमेशा एक सदिश बराबर अचर गुणा दूसरा सदिश के रूप में हमेशा
लिख सकते हैं। यदि दो सदिश समांतर हैं तब हम उन्हें हमेशा एक सदिश बराबर कोई अचर गुणा दूसरा सदिश वेक्टर लगा के लिखें, इस रूप में हमेशा लिख सकते हैं। तो आप किसी को पहला दूसरा मान सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ, आपने इक्वेशन पढ़ी है F बराबर m ए, बल द्रव्यमान और त्वरण, ये संबंध हमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि F सदिश होता है और A सदिश होता है और m अदिश होता है। तो इसको उल्टा इसका ट्रू हमें देखना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने आपको ये बोला भी कि अगर दो सदिश समांतर हैं, यदि A समांतर B तो A बराबर लैम्डा B या B बराबर लैम्डा A होता है, तो एक लेके चलते हैं तो ये होता है। और इसका कन्वर्स भी हमेशा ट्रू है। ये तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि यदि A वेक्टर बराबर लैम्डा B गिवन है, ये दिया है, तो इससे हमें निष्कर्ष मिलेगा कि ये दोनों समांतर हैं। ये भी ध्यान रखना है। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? A समांतर B है, यानी बोथ साइड से ट्रू है। इस नियम का कन्वर्स भी ट्रू है। तो यहाँ से हम अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए अगर हम इनमें सदिश रूप में इसको लिखें इस सूत्र को, तो F में वेक्टर लगेगा, A में लगेगा। अब देखिए M यहाँ पे लैम्डा की तरह कार्य करेगा और A दूसरे सदिश की तरह, F एक सदिश की तरह। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि F समांतर होगा K के, यानी F बराबर m में जो F और A हैं ये समांतर होते हैं। और क्योंकि द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? धनात्मक, तो F और A समांतर होते हैं। F A समांतर है तो ये लिख सकते हैं, और ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। इसी तरह समवेग का सूत्र आपने पढ़ा होगा, P बराबर mv। ये भी आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या समांतर हो जाएंगे? P समानुपाती V, यानी जिस दिशा में वेग होता है उसी दिशा में समवेग होता है। पृथ्वी समांतर, तो ये एंटी पैरेलल है जब इनके बीच का कोण कितना हो जाए? 180 अंश। यानी एक इस तरह है तो दूसरा उस तरह होगा। ये A है, मान लीजिए ये वाला वेक्टर B। तो अगर हमें इन्हें बराबर करके लिखना है तो माइनस लगा के लिख सकते हैं। यहाँ पे फिगर में AB वेक्टर लिया है और BA वेक्टर लिया है, तो AB बराबर हो जाएगा माइनस BA। वो इनिशियल वेक्टर्स जो एक ही बिंदु से शुरू हो, जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो, इसलिए इन्हें को इनिशियल बोलते हैं। एक ही बिंदु से शुरू हो, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो या एक ही पॉइंट से निकलें। अब आता है संरेखी सदिश, जो एक ही रेखा में हो। तो संरेखी कई प्रकार से हो सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ फिगर दिखाए हैं। एक केस ये भी हो सकता है, इस केस में 0 अंश होगा, ये दोनों एक ही रेखा में हैं, तो थीटा क्या होगा इनका? 0। वैसे समांतर भी कह सकते हैं इन्हें। ये भी थीटा 0 है, एक ही दिशा में है। ये विपरीत दिशा में है तो 180, ये भी विपरीत दिशा में है। तो ये उदाहरण है यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस तरह कुछ भी केस होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संरेखी सदिश। संरेखी में 180 वाला केस भी आएगा और 0 वाला केस भी आएगा। अब आते हैं समतली सदिश। समतली का मतलब जो एक ही तल में हो। तो दो वेक्टर से हम हमेशा एक तल बना सकते हैं। जैसे ये आपका स्क्रीन है, इसके तल में मैं 2 वेक्टर खींच दूँ ऐसे, और तीसरा अगर इसी तल में है तो समतली कहलाएंगे। लेकिन 2 सदिश हम किसी भी डायरेक्शन में खींच दें तो हम 2 सदिश से हमेशा एक प्लेन बना सकते हैं। यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 सदिश सदैव समतली होते हैं, क्योंकि 2 सदिशों से जाने वाला समतल हम कभी भी बना सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, स्पेस में भी। 3D में कोई स्पेस हम लें, अगर हम 2 वेक्टरों को किसी भी डायरेक्शन में बना दें तो उन डायरेक्शन से 2 वेक्टर से हम एक समतल हमेशा बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 2 सदिश हमेशा समतली होती हैं। ऐसे ही सदिश जो समान तल में हो समतली सदिश कहलाते हैं। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 2 की ही बात हो रही है तो वो समतली हो। इसलिए समतली में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो कम से कम 3 वेक्टर की बात होगी। 2 तो हमेशा समतली होते हैं, क्योंकि उनसे हमेशा एक समतल बनाया जा सकता है। अब आते हैं संगामी सदिश। संगामी जैसे नाम से पता चल रहा है, संगम। तो इसमें एक ही पॉइंट पे मिल रहे होंगे, आगे बढ़ाने पे चाहे पीछे बढ़ाने पर। वे सदिश जो एक बिंदु से होकर गुजरते हैं संगामी सदिश कहलाते हैं। चित्र में ABC संगामी है। देखिए इस पॉइंट से सब गुजरेंगे। अगर देखा जाए, इसको हम पीछे बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, तो ये सब इस O बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो एक ही बिंदु पर इनका संगम हो रहा है।
ये संगामी हो गए, कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं। जीरो वेक्टर ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, और जीरो वेक्टर एक शून्य सदिश है और इसकी दिशा अब हम डिफाइन नहीं कर सकते। दिशा इसलिए अब हम एक पॉइंट बना दें तो ये जीरो वेक्टर तो है, लेकिन अब दिशा हम कहाँ मान सकते हैं इसकी? तो शून्य वेक्टर एक सदिश जरूर है ये, लेकिन इसकी दिशा हमें पता नहीं होती है। एकक सदिश वही यूनिट वेक्टर, किसी दिशा में एक ही दिशा में एकक सदिश होगा, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये सीधे फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। और आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये चीज़ें भी वैलिड हो जाएंगी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर ए का मॉड इंटू ए कैप, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया है। अब है आधार सदिश। आधार सदिश का मतलब होता है जो तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं उनको हम बोलते हैं लंब कोणीय एकक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये आपस में लंबवत होते हैं और इनका परिमाण एक इकाई होता है। ये अलग से डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे देखिए तीन अक्षर बनी हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स अक्ष पे आई कैप लिया है, वाई पे जे, और यहाँ पे लिया गया है के कैप, और तीनों के परिमाण एक एक इकाई होते हैं, एकक सदिश भी होते हैं। आई कैप, मॉड जे कैप और मॉड के कैप, तीनों का परिमाण एक इकाई होता है। इनको पूर्व बोलते हैं लंब कोणीय एकक सदिश या आधार सदिश। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ एकक सदिश में। सदिश 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप की दिशा में एकक सदिश बताओ। ये एक नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसकी दिशा में एकक सदिश क्या होगा? एकक सदिश के लिए इसको हम वेक्टर ए मान लेंगे। तो ए का एकक सदिश हमें निकालना, एक ही दिशा में एकक सदिश, ये उत्तर कह सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन। एक ही दिशा में एकक सदिश, ये बराबर होगा सदिश बटे सदिश का मापांक। अभी हमने सदिश के मापांक की बात नहीं करी है, जरा इसकी भी हम बात कर लेंगे। अभी हम लिख देंगे, फिर बाद में इसका निकालना दिखा देंगे। सदिश क्या दिया है? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। और किसी सदिश का मैग्नीट्यूड होता है i के गुणांक का वर्ग, जो भी i कैप का गुणांक, j कैप के गुणांक का वर्ग और प्लस k कैप के गुणांक का वर्ग। तो ये एंड आउट ये आएगा आपका 50। 16 9 25, 25 25 50 हो जाएगा। 50 का आ जाएगा आपका 5√2। फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं 5√2। ये पूरा हो जाएगा एक ही दिशा में एकक सदिश। मैं जरा एक समांतर का भी उदाहरण ले लूँ इधर। वैसे समांतर में मैंने एफ और एम ए वाले एग्जाम्पल लिए थे, और एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ तेजी से। सिद्ध करो 6i माइनस 8j प्लस 10k व 9i माइनस 12j प्लस 15k। सिद्ध करो सदिश ये और ये समांतर। तो ये इन्हें हमें समांतर प्रूव करना है। तो कैसे दिखाएंगे इन्हें समांतर? जब भी दो सदिश दिए हों और समांतर दिखाना हो तो आप एक वेक्टर बराबर अचर गुणा दूसरा वेक्टर, इस रूप में इन्हें लिखने की कोशिश करेंगे। और तो चलिए एक को हम ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं। ए आपका हो गया 6i कैप, 8j कैप और 10k कैप। बी है आपका 9i कैप, 12j कैप प्लस 15k कैप। अब हम इनमें कॉमन लेते हैं, इन्हें बराबर दिखाना है। अगर क्वेश्चन बना है तो बराबर होंगे। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2। 3i माइनस 8j प्लस 4j बचेगा और इधर 5k। दूसरे वाले में 3 कॉमन ले लीजिए।
3 कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपका 3i माइनस 4j प्लस 5k। अब हम यहाँ से ये वैल्यू इक्वेट करा सकते हैं। 3i माइनस इसकी 2 को नीचे ले आएंगे, यहाँ 3 को नीचे ले आएंगे, इन्हें बराबर करा देंगे मान या भाग दे देंगे, कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ से हमें मिला b बराबर या a बराबर कुछ भी लिख सकते हैं 3/2a, ये आपने निकाल लिया। तो ये अब किस रूप में हो गया, एक वेक्टर बराबर अचर गुणा दूसरा वेक्टर, अचर आपका क्या है यहाँ 3/2। यहाँ से हम एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं, यहाँ से ये तो क्लियर है कि b समांतर है a या a समांतर है b की। और अगर परमाण की हम बात करें तो परमाण किसका छोटा होगा, a का, यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर a का परमाण लेस देन है वेक्टर b की। b ज़्यादा लंबाई में बड़ा होगा और a कम होगा। अब इनका रिजल्टेंट देखना है, कुछ पर्टिकुलर केस है यहाँ पे, इनकी बात भी करते हैं। अब 2 सदस्यों का रिजल्टेंट निकालना है, 2 या 2 से अधिक सदस्यों को जोड़ना है और समांतर चतुर्भुज करनी है, इससे रिजल्टेंट मिलता है 2 सदस्यों का। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ 2 सदस्यों का परिणामी, और उसी में आ जाएगा आपका समान सदस्यों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। तो लिखते हैं 2 सदस्यों का परिणामी। तो इसके लिए 2 सदस्य हैं, मान लीजिए, वैसे तो कई सदस्यों को अगर जोड़ना हो तो रूल तो ये होता है कि जैसे ए और बी 2 सदस्य ने जोड़ना है तो आप एक को बना लेंगे, 2 वेक्टर ए और बी है, मान लीजिए ये और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इनको जोड़ना बता रहा हूँ, जोड़ना घटाना एक सा होता है, फिर परिणामी पे आते हैं। तो इन्हें अगर हमें जोड़ना है तो पहले हम ए को बना लेंगे, फिर पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल टच करा के डायरेक्शन चेंज किए बिना इसी तरह रख देंगे आप। तो आखिरी वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर का हेड और पहले वेक्टर का टेल मिलाने से हमें वेक्टर आर जो मिलता है वो इन दोनों का परिणामी सदिश होता है। ये एक तो ये तरीका है, यहीं से हम मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये यहाँ से भी वैल्यू निकल आएगी है। और समांतर चतुर्भुज से भी समझ लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में हमें ए और बी वेक्टर जो कैपिटल ए इन्होंने माने हैं यहाँ, तो मैं चलिए कैपिटल ए और बी का परिणामी समांतर चतुर्भुज से दिखाता हूँ। परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज से, तो इसमें ये करते हैं कि 2 जो वेक्टर गिवन है, एक को हम बना लेते हैं यहाँ क्षैतिज में, और बी जितने भी एंगल पर है इससे उतने एंगल पे यहाँ बना लेते हैं बी। इसके बाद इस बिंदु से बी के पैरेलल एक वेक्टर बी और खींचते हैं, तो बी की बिल्कुल बी के बराबर और उसके पैरेलल, तो बी वेक्टर ही होगा ही। इसी तरह यहाँ ए वेक्टर खींचते हैं, इसके इक्वल और दिशा बराबर, यानी बिल्कुल बराबर सदिश बनाते हैं। फिर हम इसको अगर मिला देते हैं, इस पॉइंट को सी बिंदु और ओ बिंदु को, ओ रीजन है, सी कोई पॉइंट मान लीजिए, तो जो ओ सी वेक्टर की लंबाई होती है वो इनका परिणामी सदिश का परिमाण होगा। और अगर ओ सी सदिश भर निकालना है तो ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों के योग के बराबर होगा। योग नियम से इसको हम कर सकते हैं। तो अब इनका मैग्नीट्यूड खोलने के पहले हम डॉट गुणा और क्रॉस गुणा आपको बताना चाहेंगे, फिर ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। पहले मैं डॉट और क्रॉस गुणा में पहुँचता हूँ। ये आते हैं अब 2 सदस्यों का हमें गुणा पढ़ना है। अभी हमने गुणा अलजेब्रा में पढ़ा, अलजेब्रा में क्या पढ़ा है, 2 गुणा 3 क्या होता है 6। कोई क्वांटिटी दी हूँ ए गुणा बी, तो ए बी ए, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो अलजेब्रा का था। अब आपको 2 वेक्टरों का गुणा पढ़ना है, तो हम लिखेंगे 2 सदस्यों का गुणा। तो 2 सदस्यों का जो गुणा है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है अदिश गुणन और एक होता है सदिश गुणन। पहले तो ये आपको याद रखना है, यानी एक बार गुणा करने में आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो अदिश होती है और एक बार जो क्वांटिटी मिलती है वो सदिश होती है। और अदिश गुणन को हम डॉट गुणन भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट।
तो डॉट गुणा अगर हम दो सदस्य ए ओ बी लें, यहाँ कैपिटल ए एक सदस्य, कैपिटल बी दूसरा सदस्य, तो डॉट गुणन को हम लिखते हैं ए डॉट बी से, ये डॉट का चिन्ह यहाँ लगाएंगे ढंग से, और क्रॉस गुणन में क्रॉस का चिन्ह आता है और इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से। तो अब हमें ए डॉट बी पढ़ना है पहले, फिर ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। तो ए डॉट बी से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी और इससे परिणाम ही निकल आएगा और ज़्यादातर चीज़ें डील होंगी इससे, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो ए डॉट बी में इसको तोड़ते हैं, इसका सूत्र समझते हैं और ये आपको याद भी रखना है। तो ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर मॉड से आपको दिक्कत है तो सिर्फ ए बी लिख दीजिए, ये भी चलेगा, परमाणु होगा। तो यहाँ से डेफिनेशन भी इसका बना सकते हैं। देखिए ए ओ बी क्या है, परमाणु का गुणनफल, थीटा क्या है, उनके बीच का कोण, मान लिया इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। यहाँ बने हैं सब, ये दिखाया है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि दो सदस्यों का अदिश गुणनफल उन सदस्यों के परमाणुओं के और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम सीधा हम कह सकते हैं परमाणु सदस्यों के परमाणुओं का व कोज्या का गुणनफल होता है। परमाणु का व कोज्या का गुणनफल, इसको आपको याद भी रखना है। खास तौर पर ये काम आएगा जब हमें दो सदस्यों के बीच कोण निकालना होगा, तो हम आपको यही प्रेफर करेंगे कि दो सदस्यों के बीच का कोण हमेशा आप डॉट प्रोडक्ट से ही निकालें, क्रॉस से नहीं। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज है वो यही है कि दो सदस्यों के बीच का कोण, दो सदस्यों के बीच के कोण के लिए हम यही सूत्र लगाएंगे, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा होगा ए डॉट बी बटे ए बी, तो ये सीधे लगा सकते हैं, उसी में वैल्यू रख सकते हैं। अब इसकी कुछ और बात करते हैं, एंगल किस तरह होगा, कब तक ये धन रहेगा, कब तक ये ऋण रहेगा। तो अगर हम ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा को देखें तो ए ओ बी तो हमेशा पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये परमाणु धन आएंगे हमेशा, और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब तक रहता है, जब तक थीटा 90 से छोटा हो, और थीटा अगर 90 अंश से बड़ा है, थीटा अगर 90 अंश से बड़ा है तो ये फिर क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ से एक निष्कर्ष और निकल सकता है, दो वेक्टरों के बीच का कोण है, अभी मैंने वहाँ फिगर में भी न्यून कोण बनाया था ऐसे ए और बी, तो ये न्यून कोण ही था। अधिक कोण इस तरह होगा इनके बीच, मान लिया ये एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, तो ये आपका जो होगा वो 90 से बड़ा होगा। इस दशा में डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा ये। और जरा बीच के कोण की भी हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई सदस्य इस तरह दिए हों तो उनके बीच का कोण हम क्या लेंगे, जैसे एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी बना ये, और ये एंगल हमें दिया है थीटा। अब मैं आपसे इस फिगर में पूछूं कि ए और बी के बीच कोण बताइए, तो ए और बी के बीच कोण होगा आपका थीटा ना होकर यहाँ कोण होगा पाई माइनस थीटा। वो इसलिए होगा क्योंकि जिस बिंदु पे आप कोण नाप रहे हैं उस बिंदु पर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह होना चाहिए कि दोनों पॉइंट या तो हमें उसी पॉइंट पे आते हुए प्रतीत हों या वहाँ से दूर जाते हुए। तो मैं ज़रा इसको और साफ बना के क्लियर करा दूँगा आपको। मैं कुछ फिगर ही बना देता हूँ। बीच के कोण को ही मैं दिखा दूंगा सीधी। ए और बी का एक किसी तरह बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बीच का कोण होगा ये, तो मैं इस तरह इसको लिखता जा रहा हूँ अगर वेक्टर ऐसे होंगे। अब मान ये अलग अलग केस हैं, ये है मामला, तो इनके बीच का कोण ये हो जाएगा। अब मान लीजिए ये ए है और ये बी है। अब इनके बीच का कोण हमें देखना है, तो अब ये वाला कोण नहीं हो पाएगा, अब हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। तो ये की डायरेक्शन कहलाएगी ये, तो इनके बीच का कोण अब ये वाला कहलाएगा, ये होगा। तो इन्हें ध्यान रखेंगे।
और इसका जस्ट अपोजिट वाला हम ये फिगर बना सकते हैं। अगर ये भी है तो भी ये बीच का कोण हो जाएगा, क्योंकि दोनों दूर जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो हम बात कर रहे थे इनकी पॉजिटिव नेगेटिव की। तो अधिक कोण पर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 3 केस में यहाँ पर बनते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि ए डॉट बी लेस देन 0। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ए डॉट बी लेस देन 0 इम्प्लाइज। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं। इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो इसको तोड़ेंगे तो आएगा ए बी कॉस थीटा लेस देन 0। और इसे आगे बढ़ाएं तो हम ए बी से भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये 0 नहीं होना है। तो यहाँ से मिलेगा कॉस थीटा लेस देन 0। और कॉस थीटा लेस देन 0 का मतलब होता है थीटा ग्रेटर देन 90। इसी तरह पॉजिटिव वाला देख सकते हैं, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है ए बी कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। यहाँ पर फिर ए बी से भाग हो जाएगा, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाई थीटा लेस देन 90। जो तीसरा केस है महत्वपूर्ण, वो है 0 वाला। ए डॉट बी 0 का क्या मतलब है? 0 वेक्टर है, सॉरी यहाँ 0 ही आएगा क्योंकि अदिश गुणन है। ए डॉट बी अगर 0 है तो इसको हम तोड़ते हैं, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। ए बी से फिर भाग हो जाएगा, प्रमाण है। तो आपका बचेगा कॉस थीटा बराबर 0। अब 0 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 अंश, तो थीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ से हमें ये निष्कर्ष मिला। और इसका भी कन्वर्स ट्रू है कि यदि ए डॉट बी 0 है, दिस इम्प्लाइज ए लंबवत है बी। यदि ए डॉट बी बराबर 0, दिस इम्प्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। और इसका कन्वर्स ये होगा कि अगर ए परपेंडिकुलर बी है तो ए डॉट बी क्या होगा? 0 होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, इसका विलोम सत्य। अब हम इसको जरा आगे बढ़ाते हैं, इसी डॉट प्रोडक्ट को। इसमें क्या क्या नियम होते हैं? ये वितरण नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है, और साहचर्य नियम का भी पालन करता है। अलग अलग हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टी लिखी है। देखिए, अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश मिलता है हमेशा। थीटा लेस देन 90 है तो न्यून कोण होगा, और यह इस केस में क्या होगा? धनात्मक। और उनके मध्य का कोण अधिक कोण है अगर, यानी 90 से बड़ा, 180 छोटा, तो ये ऋणात्मक होगा। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, और ए डॉट बी प्लस सी हो तो इसका हम अलग अलग डॉट ले सकते हैं। जैसे आप अलजेब्रा में करते थे कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी हो, तो आप इसको ए बी प्लस ए सी लिख देते थे, तो यहाँ भी ये चीज़ हो जाएगी। ए डॉट बी इक्वल टू, और बीच का कोण यहाँ से निकलेगा, ये भी हम बात कर चुके हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम वाली बात बची है, लंबवत वाली बात हो गई। मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये बात हम अभी कर लेते हैं। यानी दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट करने पर कब हमें मैक्सिमम राशि मिलेगी, तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, ए डॉट बी का अधिकतम व न्यूनतम मान क्या क्या हो सकता है। अभी इसका प्रमाण देखेंगे। फिर न्यूनतम मान, तो ए डॉट बी को अगर हम तोड़ें तो ये आता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब अगर हमें वेक्टर गिवन है तो इस पर तो हमारा कोई बस नहीं, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है। यानी दो सदिश आपको दिए गए हैं सीधे सीधे, अगर दो सदिश दिए हैं तो उनकी लंबाई दी गई है। अब ये पूछा जा रहा है कि ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो आपका सारा बस है सिर्फ थीटा पर, तो हमें थीटा को मैक्सिमाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। और थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, और कब मिलता है वो थीटा बराबर 0 पर। दिस मीन्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी ए बी के बराबर। और ऐसा कब होगा? जब कॉस थीटा 1 होगा या थीटा 0 होगा, या ये पैरेलल होंगे। थीटा 0 का क्या मतलब है कि ए समांतर, यदि समांतर सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें तो वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, और लंबवत सदस्यों में 0 मिलती है। और जब 180 कोण होगा प्रदेश समांतर तो वैल्यू मिनिमम होती है।
तो मैक्सिमम वैल्यू तो ए बी हो गई, मिनिमम वैल्यू होगी है माइनस ए बी, क्योंकि न्यूनतम मान क्या होता है कॉस थीटा का, -1। -1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू होगी आपकी माइनस ए बी, जब थीटा होगा, जब कॉस थीटा होगा -1 और थीटा होगा 180, प्रतिदिश समांतर के केस में होगा ये। तो हम जरा परिणामी का परिमाण भी निकालते हैं, जो हमने समांतर चतुर्भुज में सीखा था उसका अब हम मैग्नीट्यूड निकालना है। दो सदस्यों के परिणामी का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, परिणामी का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर हम वही फिर से ले रहे हैं, ए और बी, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। हमें इसका परिणामी जो आर होता है वो निकालना है। तो अभी हमने समांतर चतुर्भुज से क्या देखा था कि आर बराबर होता है ए प्लस बी, ये होता है। तो अब हमें इसका परिमाण लेके वर्क करना है। तो उसके पहले हम आपको स्वतः गुणन और बताना चाहेंगे। स्वतः गुणन का मतलब है कि जब किसी सदिश का उसी सदिश से डॉट लेते हैं तो क्या आता है। तो जरा ए डॉट ए करें अगर हम सूत्र के हिसाब से, तो ए कॉस 0 ये आएगा, क्योंकि ए और बी के बीच का कोण कितना है यहाँ 0, क्योंकि दोनों वेक्टर वही है तो बीच का कोण 0 होगा, बी का मान भी ए होगा और कॉस 0 1 होता है, तो ए डॉट ए कितना आएगा ए स्क्वायर। इसी को हम कह सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर। ये यहाँ से हमें ये पता चला कि किसी सदिश का उसी सदिश से डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, किसी सदिश का उसी सदिश से डॉट गुणन या आदेश गुणन, डॉट गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहले तो सूत्र इसका कैसे आता है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दोनों साइड का पहले मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मापांक लेने पर फिर हम वर्ग कर पाएंगे। ऐसे वर्ग नहीं करेंगे वेक्टर का कभी भी, या तो स्वतः गुणन करें उसी का उसी से गुणा, या आप सीधे लिख दें मापांक लेने पर। तो जब बोथ साइड का मापांक लेंगे तो ये आएगा वेक्टर आर का मॉड इक्वल टू ए प्लस बी का मॉड। अब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड का हम वर्ग कर सकते हैं। तो ये आएगा मॉड आर का स्क्वायर और ये आएगा ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर। अब मॉड आर स्क्वायर को या आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर डॉट आर, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसको आर स्क्वायर ही लिखिए, यहाँ पे लिखना होगा, इसको समझ लें। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अब अलग अलग वितरण नियम से गुणा होगा और बीच में डॉट आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी, फिर बी का होगा दोनों में बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, ए डॉट ए क्या होता है ए स्क्वायर, बी डॉट बी होता है बी स्क्वायर और ए डॉट बी डॉट ए बराबर होते हैं। तो इन्हें जोड़ के हम 2 ए डॉट बी या 2 बी डॉट ए कुछ भी लिख सकते हैं। इसको और तोड़ देते हैं, प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, यहाँ से निकल आता है। और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे होल स्क्वायर तोड़ते हैं अलजेब्रा में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। यहाँ पर 2 ए बी कॉस थीटा याद रखेंगे आप, यानी जैसे आप अलजेब्रा में तोड़ते थे उसी तरह आप इसको याद ही रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर जब तोड़ा जाएगा तो सीधे हम इसको याद रखेंगे, इसके परिमाण का वर्ग इसके परिमाण का वर्ग और दोनों का गुणनफल, यहाँ भी परिमाण आएगा और कॉस थीटा। या आप 2 ए डॉट भी लिखें या 2 ए बी कॉस थीटा, 2 ए बी कॉस थीटा लिखेंगे तो फिर वेक्टर कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं, ये हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये आपको अब सूत्र के रूप में याद रखना है। यहाँ से भी हम आर की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं जब कॉस थीटा 1 होगा, इसको भी कर देते हैं 4r मैक्स
यानी यहाँ का अगर हमें अधिकतम मान चाहिए, ए बी यहाँ भी कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा की अधिकतम वैल्यू 1 ले लेंगे यहाँ। तो आर मैक्स का मान आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। तो फिर रूट आके ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इसी तरह ये माइनस बी या बी माइनस ए बनेगा। यहाँ पे ये दिए गए हैं, नोट आप इसी से बना लेंगे। कुछ जरा इसके डॉट प्रोडक्ट के हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर क्रॉस करेंगे। सदिश गुणा नहीं है। चलिए ये कुछ उदाहरण है। ये वाला लेते हैं, एक ये लेते हैं। तो 38 है आपका इसमें ए दो सदस्य ए और बी हैं और ए प्लस बी बराबर सी दिया, वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी, और मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस सी का मान। ये दो कंडीशन के बिन है, ए और बी के बीच का कोण पूछा। चलिए आपको ए और बी दो वेक्टर हैं, तो हमें एक रिलेशन दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर सी की, और मैग्नीट्यूड दिया है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का सम बराबर है सी के मैग्नीट्यूड। इसको हम सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर सी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। तो अब हम इसका वर्क करके मॉड लेके वर्क करते हैं जो हमें वेक्टर में दे हुए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का मॉड और इसको सी का मॉड। अब हम स्क्वायर करेंगे, तो ये सब मैं सीधे लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये आता है आपका सी स्क्वायर। अब मैं यहाँ से सी की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, ये जो सी के मैंने तो वर्क करके लिख दूँगा, यहाँ चीज़ें कटेंगी। तो सी की वैल्यू ये रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सीधे सीधे अलजेब्रा से होगा,
मैग्नीट्यूड दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल होंगे, 2ab को यहाँ लाइए, इधर 0 बचेगा और 2ab कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, या सीधे 2ab काट भी सकते थे, तो कॉस थीटा आएगा आपका 1, इसका मतलब थीटा होगा 0, यानी ये पैरेलल होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर होंगे, थीटा 0 आने का मतलब है समांतर। तो चलिए अब नेक्स्ट टर्म पे हम आगे क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसके बाद 1D मोशन और ये स्टार्ट करेंगे।